हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो, आज हम करने वाले हैं अभी FSO MCQ करने वाले, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। और ना केवल ये FSO बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेपर फर्स्ट को प्रिविलेज दी जाती है MBPSC के किसी भी एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें जो हमारा सिलेबस है बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। उसके लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने देखो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। देखो 14 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और इसकी PDF भी है। मैंने शायद मे बी 13 तक तो मैंने सारी की सारी PDF आपको दे चुकी है। और जब ये 3 लेक्चर और कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 14, 15 और 16, तब मैं आपको फिर से एक नई PDF इन तीनों को मर्ज करके दे दूँगी, ठीक है। इसके बाद वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी 2 रिक्वेस्ट रहती है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सेकंड वन कि ये आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। यदि आपको कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ FSO से या फिर किसी से भी MP से रिलेटेड, MPPSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं वहाँ पे आपको जो है नोटिफाइड करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन पेपर, जो है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एग्ज़ाम सेंटर 2023 का, ठीक है। आज हम इसको करेंगे। 184 पेज पे है, देख लेते हैं कैसा है इसका पेपर। ये रहा, है ना, यही है ना, इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट, हाँ यही है। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। 3वीं शताब्दी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये छोटे छोटे वंश जो हैं मध्यकाल में अस्तित्व में आए थे, छोटे छोटे, जैसे हम होलिकर वंश को बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। होलिकर वंश हो गया, फिर जब हम साउथ में जाएंगे अस्कीगढ़ का किले के बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलेगा, है ना अभी। फिर इसके बाद अब ये बोधि वंश आ गया, श्रीशैल वंश आएगा। फिर छोटे छोटे जो वंश हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अभी हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनकी स्थापना किसने की, है ना। तो ये भी हमें देख के चलना है। अब इसमें पूछा है कि जो है बोधि राजाओं ने, इनका अधिकार किस क्षेत्र पर था। तो ये त्रिपुरी, दैट मीन्स महाकौशल क्षेत्र पर था। त्रिपुरी की जगह यदि महाकौशल भी आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे जबलपुर भी लिख के आ जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके स्थापक कौन थे, श्री बोधि थे या भीम बोधि थे, कौन थे, मे बी श्री बोधि थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। बुंदेला विद्रोह के नायक जो हैं हीरापुर के कौन, राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये 25 में AP में आ चुका है, जो अभी 1 जून को हुआ था, ठीक है। उसमें क्या पूछा था, उसमें सही जोड़ी आई थी कि कौन राजा जो है बुंदेला विद्रोह से रिलेटेड था, और सही जोड़ी उसमें मैच करनी थी, ठीक है। अब इस बार क्या पूछ लिया उन्होंने, देखो पूछते वही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछते वही है। तो आप इस चीज़ से ये ध्यान में ला के रखो कि देखो पूछा तो वही जाता है। आपको क्या करना है, जैसे हीरापुर के जो हृदय शाह आ गए ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लो। अगली बार उसमें इनडायरेक्टली पूछ लेंगे तो पूछना उनको वही है, ठीक है। तो जो हृदय शाह थे वो जिला नरसिंहपुर से संबंधित थे, और इनके समय पे किसने गिरफ्तार किया था इनको, लॉर्ड एलन बोरो ने, ठीक है। एलन बोरो ने इनको गिरफ्तार किया था, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसने किया था। तो ये सेठ गोविंद दास जी द्वारा किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, है ना। अब हम जंगल सत्याग्रह की बात करेंगे। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो पहले सिवनी में हुआ था, और बैतूल भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। बैतूल में हुआ था। इसके जो कार्यभार थे या फिर किसको जो है इसका नेतृत्व करने मिला था, द्वारका प्रसाद, ठीक है, इनको मिला था। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है जंगल सत्याग्रह में। इनके अलावा भी, नेतृत्वकर्ता के अलावा भी पूछे जाते हैं कि इसमें किस किस की मृत्यु हो गई है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन 5 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गूंड राजा संग्राम शाह ने की थी। स्वयं संग्राम शाह ने की थी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, रत्नमाला, ठीक है, ओके।
6 क्वेश्चन पे देखते हैं हम। कालू जी महाराज का जो मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये किस जिले में होता है? खरगोन में, है ना। ये तो आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में शासकों में से किसके शासनकाल में सासबहु या इसका दूसरा नाम क्या है? सहस्त्रबाहु, है ना। सासबहु या सहस्त्रबाहु मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो ये महिपाल। अब ये महिपाल कौन है? जब हम कछवाहा वंश पढ़ते हैं, है ना, कछवाहा वंश पढ़ते हैं तो उसकी 3 शाखाएं रहती हैं। तो एक ग्वालियर जो शाखा है उसके अंतर्गत ये आते हैं, है ना। देवपाल, महिपाल, कीर्तिपाल ये उसी वंश से संबंधित हैं। तो ये महिपाल जो हैं इन्होंने सासबहु मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही साथ अब पूछा जाता है क्या, इससे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि सासबहु जो एक्चुअल में मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को समर्पित है और उनके पद्मनाथ जो रूप है उनको समर्पित है स्पेशली, ठीक है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो पहली बात, अगरिया जो जनजाति है वो किसके अंतर्गत आती है? तो हमने इसको 3 से 4 बार देख लिया है। तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है। फिर जो अगरिया जनजाति, अब कार्य क्या रहता है इनका? तो लौह शिल्प इनका कार्य माना जाता है ना। ओके, फिर अब हम देखेंगे उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध क्या है? गायक हैं, तबला वादक हैं, सहनवी हैं, तो सरोद वादक हैं। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कुछ 7 से 8 जो हैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, है ना। तो ये जो घराने हैं और उनसे संबंधित जो वादक हैं, मतलब जो प्रसिद्ध ये हस्ती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखो, हीड़ गायन जो है इसकी प्रथा किस क्षेत्र में की जाती है? क्या बुंदेलखंड, बघेलखंड? नहीं, स्पेशली तो की जाती है निमाड़ में, है ना। पहला बच्चा क्या प्रविजलित देगा इस क्वेश्चन में? निमाड़ को सबसे पहले ये लगाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा वो? मालवा। देखो, किन्हीं बच्चों ने निमाड़ लगाया होगा, उनका तो सही करा होगा। फिर किसी बच्चों ने प्रिटिशन लगा दिया होगा। तो ये दोनों ही आंसर जो है राइट हो गए थे, ठीक है। तो निमाड़ इसका सबसे पहला आंसर है। फिर इसके बाद मालवा भी इसको साथ में गिना जाएगा। अक्सर होता ही है क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती ही है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह है जो पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित है? उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन को पकड़ो, उसने पूछा है पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है। पश्चिमी दिख रहा है। देखो, गाविलगढ़, कालीभीत तो कहाँ है? ये बैतूल में है। तो ये तो, और गोंडवाना पहाड़ियाँ, ये तो सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। मेकल आ गया, महादेव आ गया, ये मेकल तो पूर्वी क्षेत्र में है, ये भी क्वेश्चन जो है गलत आएगा। फिर डिंडोरी, ये सब पूर्वी क्षेत्र में है, तो पहला ही गलत हो जाएगा यहाँ से। एक्चुअल में आंसर क्या है? बीजागढ़, बनवानी और असीरगढ़, ये लास्ट वाली पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें चलना है। ओके, पहले तो क्वेश्चन पकड़ा करो कि उसने पूछा क्या है, हड़बड़ाया मत करो। क्वेश्चन 12 देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो इसमें लिखा है 25.14%, ठीक है। अभी हमें क्या याद रखना है? अभी जो न्यू रिपोर्ट आई है 2023 में, आपको वो रिपोर्ट पढ़ के जाना है। और हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें ये हो जाए कि आप उसको कंपेरेटिवली पूछ लें कि इसके कंपेयर में आप कितना बड़ा है, तो आपको ये भी देख के चलना है। मे बी 612 किलोमीटर है या इसका क्षेत्र थोड़ा सा कम हुआ है, इसको हमें देख के चलना है। अब न्यू रिपोर्ट जो आई है और पुरानी रिपोर्ट को कंपेयर करके चलना है, ठीक है। अब देखो, बेनगंगा नदी अब्बार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अब्बार क्षेत्र का हिस्सा है? 2 क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, एक कोलार का, एक कोलार नदी का। तो हमें वो पता है कि वो नर्मदा जो है उसके बेसिन में आता है, ठीक है, अब्बार क्षेत्र में यहाँ आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अब ये क्या बन रहा है? बेनगंगा नदी, ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो वो जो है बेनगंगा और वर्धा नदी दोनों मिला के प्राणहिता बनाती हैं और वो किससे मिलती हैं? गोदावरी से। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रख के चलनी है कि इसका अब्बार क्षेत्र नर्मदा ना होके क्या हो जाएगा? गोदावरी। और ताप्ती भी नहीं होगा, है ना। ताप्ती जो कि मुल्ताई से निकलती है, वहीं बेनगंगा सिवनी से निकलती है, तो दोनों अलग थिंग है।
14 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या मैंने आपको 100 बार नहीं पढ़ाया है? आपको मैंने मैप बना के पढ़ाया है कि देखो इस तरीके की जलवायु हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत ये है कि दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अधिकता में मतलब जो है वर्षा पाई जाती है, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम पाई जाती है, लेकिन उत्तरी भाग में तो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, कम से कम यदि उत्तरी भाग में हम देखेंगे तो 50 से 100 के बीच यदि हम माने तो यहाँ पे 100 से 125 के बीच समथिंग हो ही जाती है ना। तो यहाँ पे जो है अर्ध शुष्क रहती है यहाँ पे, और यहाँ तो पूरी शुष्क समझ लो तुम, वो सॉरी वो आर्द्र समझ लो तुम, शुष्क ही समझ लो। ठीक है, शुष्क दैट मीन्स सूखा, आर्द्रता मतलब थोड़ी सी इसमें आर्द्रता रहती है, बट यहाँ वाले क्षेत्रों में नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अब झाड़ियाँ पाई जाती हैं क्या? कटीले पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सॉरी ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। फिर देखो क्या पूछा है, अनदर थिंग कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमोत्तर भाग है अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। देखो हमने अभी तो पढ़ा अर्धशुष्क, यदि आर्द्र बोलता है यहाँ पे तो ये गलत हो जाता है ना, आर्द्र नहीं होता है, ये शुष्क होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। हाँ, अब ये 16 क्वेश्चन नहीं 15 ये है। हाँ, 15 क्वेश्चन हम देखेंगे। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? क्या सूक्ष्म ताप में आता है? क्या अतिरेक ताप ये आता है? क्या शून्य? शून्य तो हो ही नहीं सकता, हम ऐसी कोई जलवायु में नहीं रह रहे जहाँ पे बर्फ से ढका हो हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश। अतिरेक ताप ये नहीं, सूक्ष्म बिल्कुल सूक्ष्म है नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, हम अतितापीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, करके रेखा हमारे मध्य प्रदेश को मध्य से काटती हुई निकलती है। ठीक है, 16 देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले, देखो सबसे पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग होंगी, इंडस्ट्री होगी, है ना, इंडस्ट्री एरिया होगा, और खेती बाड़ हो ना हो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ पे क्या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और जनसंख्या भी अधिक होगी, क्या वहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा सा सोच के लगाओ कि इन क्षेत्रों में आवश्यक रूप से अतिशोषण हो रहा होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? क्या बघेलखंड में? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट कंपैरेटिवली इतना नहीं है जितना पूर्वी क्षेत्र में है। फिर छिंदवाड़ा बैतूल में जी नहीं, फिर नर्मदा घाटी में हो सकता था, लेकिन मालवा क्षेत्र भी दिया है इसीलिए अभी नहीं है। मालवा क्षेत्र में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे झाबुआ हमने ले लिया, उज्जैन हमने ले लिया, धार हमने ले लिया, भोपाल ले लिया, थोड़ा सा भोपाल को इसको काट भी दो तो इंदौर ले लिया। तो ये 4 क्षेत्र जो है ना अतिशोषण के रूप में चल रहे हैं। यहाँ पे जो पानी का कंजप्शन अधिक होता है। ठीक है, तो अतिशोषण के अंतर्गत मालवा क्षेत्र आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 17 क्वेश्चन। मुरैना जिला में फैला कैलारस जो क्षेत्र है, ये याद रखो सबसे पहले, कैलारस क्षेत्र कहाँ पे है? मुरैना में। निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? यदि तुम्हें याद ना हो कि चूना पत्थर है तो याद रखो सीमेंट हमने बहुत सुना है शिवपुरी मुरैना साइड। तो भाई चूना पत्थर से सीमेंट ही तो बनता है, नहीं बनता है क्या? तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्या बॉक्साइड है? बॉक्साइड हमने कहाँ पढ़ा है? बालाघाट और छिंदवाड़ा साइड पढ़ा है। मैग्नीज भी बालाघाट छिंदवाड़ा साइड पढ़ा है। लोहे की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आता है? ये कटनी नरसिंहपुर जबलपुर इस साइड पढ़ते हैं हम, तो ये कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये हो जाएगा। और भाई जिस प्रकार की जलवायु या फिर जिस प्रकार का वहाँ क्षेत्र है वहाँ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का जो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है किस जिले में आता है? पथारखेड़ा या पाथाखेड़ा क्षेत्र बैतूल में स्थित है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारनी या पाथाखेड़ा क्षेत्र कहाँ पे है? बैतूल में, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की PDF है, उनको मैं भी सेंड कर दी जाती हूँ। अब देखो, अब लिखा है प्रोजेक्ट का नाम, देन फिर लिखा है बेसिन ऑफ लोकेशन। ओके, देखो पहले लिखा है बाणसागर जो परियोजना है किस नदी के बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो सोन नदी के। ठीक है, फिर संजय सरोवर जो बांध है वो कहाँ पे? बेनगंगा नदी पे। सम्राट अशोक जो सागर है वो हलाली, फिर इंदिरा सागर जो है नर्मदा नदी पे बना है। जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में सबको हलाल कर दिया था, ऐसा कुछ आप बना लो तो हलाली आ जाएगा, है ना। हलाली परियोजना भी है। ओके, ये हमने कर लिया। अब लिखा है
राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, देखो पिछले वाले एमसीक्यू में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बता दिया था और लास्ट में पूछा था आप बताओ ये कौन सी परियोजना है। दैट मीन्स ये जो यूपी और एमपी की परियोजना है, साथ में ललितपुर, बांदा और हमारे अशोकनगर क्षेत्र में स्थित है। तो ये बताइए कौन सी है। तो ये कौन सी थी, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, बेतवा नदी पर अवस्थित, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें क्या था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, मतलब दैट मीन्स विधानसभा में जितनी भी सीट्स हैं, है ना, उसमें वो सीएम को भी इंक्लूड करेंगे, वो सीएम को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, विधानसभा की कुल संख्या, मतलब जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट छोटी सी बनाते हैं ना, तो उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 22, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष है ना। ये राजनीति के पेपर्स देखो, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 जो है 73वें संविधान है ना, किस विधानसभा में स्थापित किया गया है। तो ये जो है 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ये नहीं पूछा जाता कि किस विधानसभा के अंतर्गत ही शामिल किया गया था। तो ये अब हमें पता चल गया 10वीं है ना। 1972, 24 अक्टूबर 1972 मध्य प्रदेश योजना आयोग का जो है इनका स्थापना वर्ष पूछा है तो 24 अक्टूबर 1972 है ना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, कारखाना पूछा है, कारखाना या कारखाने में मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं। देखो फिर आ गया वही क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था मुरैना में कैलारस पर्वत पे। कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं, क्या लोहे के लिए। अच्छा, चूने से मतलब लोहा उत्पन्न किया जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन गलत है। प्लास्टिक बनेगा क्या लोहे से, नहीं। सूती कपड़ा तो बन ही नहीं सकता भाई। ठीक है, ये जो है लॉजिक कहीं भी काम नहीं आएंगे। फिर क्या आंसर हो जाएगा, सीमेंट। अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में। हाँ, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है ना, तो इसमें पूछा है नहीं है। यदि है पूछते तो हम सबसे पहले प्रिविलेज किसको देते हैं आंसर में, नरसिंहपुर को, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, और साथ में साथ चीनी मिलों की भी भरपूर मात्रा में है। ठीक है, फिर हरदा और बुरहानपुर जो है इनमें भी कुछ मिलें भी पाई जाती, तो इसमें पूछा है नहीं है। यदि है पूछता तो नरसिंहपुर आंसर हो जाता है इसका। तो दैट मीन्स इन सब में है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 2019 से 21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 में हुआ था, इसमें कुल शिशु जो मृत्यु दर है कितनी है, 41.3। ये थोड़ा सा जो है याद रख के चलना, और नई जो रिपोर्ट है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो भी याद रख के चलना। हाँ, एक स्टेटमेंट है, कभी कभी राजनीति में कह देते हैं, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना और उन्हें चाय भोजन दावत के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स जो पट्टाभी सीतारामैया हैं उन्होंने बोला था कि एक राज्यपाल का कार्य क्या है, मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय वगैरह देना, भोजन और दावत देने के अलावा उनको कुछ काम नहीं है। तो क्या बोला है, ये पट्टाभी सीतारामैया जी ने बोला है। ठीक है, ओके, हमने कर लिया है। हाँ, क्रिस्टल आईटी पार्क पढ़ा था हमने, स्किल आईटी पार्क पढ़ा था कहाँ पे, भोपाल में है ना। संत रविदास इन्हीं का नाम अलग कर दिया था, ये संत रविदास या फिर स्किल पार्क दोनों पढ़े थे हमने कहाँ पे, ये दोनों एक ही नाम है। ये कहाँ पे पढ़े थे हमने, भोपाल में। फिर क्या बोला, क्रिस्टल आईटी पार्क, ये कहाँ पे है, इंदौर में। फिर जियोलॉजिकल पार्क जब हम पढ़ेंगे तो वो कहाँ है, जबलपुर में। और एक साइड गाय के जो गोबर है उससे बनने वाला कुछ संयंत्र बन रहा है यहाँ पे ग्वालियर में, तो जो पार्क बनेगा वो ग्वालियर में अवस्थित है। ठीक है, हमने चारों के देख लिए। जो ये मैंने लास्ट वाला ग्वालियर के लिए बताया वो करंट अफेयर का कुछ हिस्सा है। ठीक है, अब देखो 2011 ओ भाई 2001 की
के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है। देखो यदि कोई बच्चे ने लूसेंट वगैरह नहीं पढ़ी होगी तो उससे तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। और हम आमतौर पे ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी है। और बच्चे पे बनता भी नहीं, क्योंकि वो 2001 का थोड़ी ना पढ़ने जाएगा भाई, 2011 का ही पढ़ेगा ना। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, तो डेनिस फ्रांसिस जो है इनको चुना गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर 32 हम क्वेश्चन देखेंगे। जो हेलमंद नदी विवाद है किन के दो के मध्य हुआ था, तो ये अफगानिस्तान और ईरान के मध्य हुआ था। कौन सी नदी थी, हेलमंद नदी विवाद, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, ये हो गया। अब हम करने वाले हैं पहली जो महिला कबड्डी लीग है उसका खिताब किसने जीता है, तो उमा कोतवाला ने। दैट मीन्स कोतवाला जो कोलकाता की जो टीम है उन्होंने जीता है, ठीक है। फिर हाल ही में 2023 में जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है, 2023 वाला किसने जीता था, एमपी ने जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इन क्वेश्चन को देख के ही सीख जाओ, या फिर कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पीडी को अभी से उठा लो और धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। यदि तुम बार बार उसको देखोगे ना, तो मान लो तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है, जिस टाइम पे एग्ज़ाम है तब भी तुमको लगेगा कहीं ना कहीं तुम्हारी ये सिमेंटिक मेमोरी काम आएगी कि देखेगा कि नहीं यार पढ़ा तो है ना। एपिसोडिक मेमोरी आएगी, नहीं पढ़ा तो है। अब क्वेश्चन 35 हम देखेंगे। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, 99वां। देखो बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे एमसीक्यू में, है ना। मेरा तीर्थ मेरा गांव या मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ हुई, तो ये हरदा। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। इसमें राज्यवार पूछा है। साइबर तहसील वाला क्वेश्चन डिलीट। फिर ये देखो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया, पिछले एमसीक्यू में भी हमने पढ़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंदौर। फिर हाँ पहला मैजिकल डिवाइस ये पीएससी प्री में भी आ चुका है शायद 2023 या 24 की, तो क्या आंसर हो जाएगा मैजिकल डिवाइस, ये जो है उज्जैन आंसर हो जाएगा। देखो OSI मॉडल से हमने 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए। फिर से पूछ रहा है इंटरफेस जो रिपीटर है इसका जो यूज़ है OSI मॉडल में किस लेयर पे किया जाता है, तो फिजिकल लेयर पे जो रिपीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो लेयर रहती है उसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं, है ना। वैसे ही जितनी ये लेयर है उनका कहीं ना कुछ यूज़ है, उसको आपको देखना है। हाँ एक स्थिर एल्गोरिदम है, कौन सा है इसमें, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, या हीप सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है। इस बार जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है बहुत ही थोड़े से डीप पूछे हैं, जिनका कंप्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग है उन पे बन जाएंगे आसानी से। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकता होती है, तो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, संस्थागत ढांचा ये तो ठीक है। ICT साक्षर नागरिकता, भाई अनपढ़ को ले आओगे तो कैसे काम चलेगा। तो उपयुक्त सभी जो हैं इसके आंसर हो जाएंगे। ई प्रोक्योरमेंट किसका उदाहरण, थोड़ा देखो इसका ना ये एग्जाम्पल ना थोड़ा सा याद रखना, है ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन या फिर कंज्यूमर्स भी चलता है, और गवर्नमेंट टू बिजनेस भी चलता है, ठीक है। एम्प्लॉय नहीं चलता, ये थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलना कि एम्प्लॉय का एग्जाम्पल इसमें नहीं होता। अब पूछा है HTML वेब पेज को पढ़ सकते हैं और प्रस्तुत कर सकता है कौन, वेब ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र से ही इसको देखा जाता है। हाँ देखो सिंपल मेल जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पहले एक स्टेटमेंट आया तो फिर पूछा था कि ये क्या चीज़ है, तो हमने लगाया था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही था, पिछले MCQ में हम कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तीसरा ये बन चुका है कि इसमें जो पोर्ट नंबर हैं कितने होते हैं, 25 पर संचालित होता है। ये आंसर काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 47 देख लेंगे क्या लिखा है। उपभोक्ताओं के बीच जो सूचना या वित्तीय लेन देन है किन के बीच, कंज्यूमर्स के बीच, ठीक है। लेकिन आमतौर पे किसी व्यवसाय के माध्यम से होगा,
तो बिजनेस तो यहाँ पे है ना टू कंज्यूमर, ये जो आंसर है ये बिल्कुल राइट है। पहला जो प्रिविलेज देना है किस आंसर को देना है, ऑप्शन बी। फिर बच्चों ने क्या करा होगा और पिटिशन डाल दी होगी, तो फाइनल आंसर की में दोनों सही कर दिए होंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन उसमें क्या पूछा है, किसी व्यवसाय के माध्यम से। पहली लाइन तो पकड़ो पहले, किसी व्यवसाय के माध्यम से, दैट मीन बिजनेस के थ्रू। इसमें कंज्यूमर से हमें जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी टू सी हो जाएगा। ठीक है, भले ही उन्होंने दो आंसर दे दिए लेकिन आपको सही लगाना है पहले में। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है, CPC एंड देन CPA CPM। देखो इसके बारे में मुझे डिटेल से तो नहीं पता, तो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिनके कंप्यूटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है उन पर बन जाना चाहिए ये। हाँ, मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, RSA एल्गोरिदम में भी और डिफी हेलमेट एल्गोरिदम में भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दोनों ही लगा दिया करो। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है। काफ़ी टफ क्वेश्चन इसमें देखने को मिले, ये वाला जो MCQ है। तो इसमें क्या आंसर दिए थे उन्होंने, दोनों ही दे दिए थे, है ना, बाद में ही दिए होंगे, पहले नहीं, पहले तो एक ही आंसर दिया होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमने 50 क्वेश्चन कर दिए। इसमें हमें क्या थोड़ा सा टफ देखने को मिला, कंप्यूटर थोड़ा सा टफ देखने को मिला। और हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए या फिर इंग्लिश में कोई बुक सजेस्ट करिए, तो मैं आपको एक लेक्चर लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है। और हाँ, बुक तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। ठीक है, और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। अब हम कल मिलते हैं किसी और सेशन में, सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।